अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई भूख है। लोग इस भूख के खौफ में यह भी भूल जाते हैं कि रिज़्क की अता का वादा उस राज़िक ने किया है जिसके खजानों में कभी कोई कमी नहीं आ सकती। अगर तो भूख मिटाने की दौड़ अपना पेट भरने की हद तक रहे तो बात ठीक है, लेकिन अगर रिज़्क की ख्वाहिश ज़रूरत से बढ़कर लालच का रूप धार जाए और आप दूसरों के हिस्से का रिज़्क भी अपने घर में जमा करने लगें तो यहां से बिगाड़ शुरू हो जाता है। रिज़्क हो या वसाइल, अपनी हदूद से बढ़कर जमा करने का लालच मुआशरे में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद बनता है। यहीं से तबकाती तफरीक जन्म लेती है और यहीं से छोटे और बड़ों का फर्क झगड़ों में तब्दील होता है। वसाइल पर कब्जे के लालच ही ने वो जंग शुरू की है जिसका एक फरीक ये शकाल और इस जैसे मरदूद शैतान है, जबकि दूसरी जानब मेरी क्लास के वो लोग हैं जो अपनी बका के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ वो तबका है जिसे दुनिया की हर आसाइश मुयस्सर है और दूसरी तरफ वो है जिनके दस्तरखान पर भूख बिछी है। एक तरफ शकाल जैसों की दुनिया है जहां महल्लात हैं, ऐशो इशरत की फरावानी है, और दूसरी तरफ वो बोरिया नशीन है जिनके पास सफेद पोशी का बरम कायम रखने की भी सकत नहीं है। हालांकि दोनों एक ही किश्ती के सवार हैं, दोनों का तल्लक एक ही मीडिया इंडस्ट्री से है जिसे सरकार की जानब से सालाना अरबों रुपए के इश्तिहारात जारी किए जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे सम्राट शकाल का तबका हड़प कर जाता है और दूसरे तबके के हिस्से में अगर कुछ आता है तो कई कई माह से तनख्वाहों की महरूमी आती है। एक तरफ शकाल, जल तरंग, झुनझुन पांडे और चाचा डीला पजामा की रंगीन दुनिया है और दूसरी तरफ वो तबका है जिसका ताल्लुक तो इन्हीं के साथ है, लेकिन उनके मुकद्दर में लिखी महरूमियां उनके गले का फंदा बनकर सांसों को मजीद मुश्किल और अजियतनाक बना रहे हैं। यही अजियत है जो एहतजाज बनकर बुलंद हो रही है। मैं भी कमजोर और नातवा होने के बावजूद उसी महरूम तबके की लड़ाई लड़ रहा हूं जिसकी जिंदगी इस माफिया ने हराम कर रखी है। इस लड़ाई में इस माफिया ने मुझे हर तरह से परेशान करने की कोशिश की है। पहले मुझे धमकी दी, फिर यह लालच दिया कि एपीएनएस की रुकनीत हासिल कर लूं। जब मैंने कहीं समझौता नहीं किया तो मेरे अखबार जिससे दर्जनों कारकुनों का रिज़्क जुड़ा है, कारकुनों के इस अखबार के इश्तिहारात यह झूठ बोलकर बंद करवा दिए कि हसास दायरे का हुक्म है कि ऑन रिकॉर्ड को इश्तिहारात जारी ना किए जाएं। जब इस मामले की तहकीक की गई तो यह जवाब साफ साफ झूठ निकला और साबित हुआ कि सारा खेल कुछ काली बेड़ों के साथ मिलकर यही झुनझुन पांडे और शकाल एंड कंपनी खेल रही थी। मतलब इन लोगों ने मुझे खामोश करवाने के लिए हसास दारों का नाम इस्तेमाल करने से भी ग्रेज नहीं किया। अब मुझे यह पैगाम दिया जा रहा है कि नताइज के लिए तैयार हो जाऊं। इस धमकी के बाद सबसे पहले तो मुझे अदालत में चैलेंज करने की धमकी दी गई। मैंने कहा सारंखों पर मैं चाहता भी तो यही हूं कि ये लोग आए और अदालत में एपीएनएस का कानूनी वजूद साबित करें। यहां कुछ ना बन पड़ा तो इसी एपीएनएस ने मुझे हर्जाने का नोटिस किया। मैंने ठोक बजाकर उसका जवाब दिया और पूछा कि सबसे पहले तो आप अपना वजूद साबित करें। यह बताएं कि कराची के एक इलाके मलीर की रजिस्टर्ड तंजीम मुल्क भर के अखबारात की तर्जमान कैसे हो गई। पहले तो यह साबित कीजिए कि म्यूजिकल चेयर का खेल खेलने वाली इस तंजीम की क़यादत हमेशा चंद लोगों तक ही महदूद क्यों होती है। फिर सबसे बढ़कर यह कि यहां जिन अखबारात को रुकनीत दी जाती है उनके मुस्तकबिल का फैसला यही चंद लोगों का गिरोह ही क्यों करता है। और सबसे बढ़कर यह कि सरकारी इश्तिहारात इस तंजीम की रुकनीत के साथ कैसे मशरूत किए जा सकते हैं। इस तंजीम को यह हक कैसे दिया जा सकता है कि चंद सेठों की याशी के लिए सारे के सारे वसाइल का रुख इन्हीं की जानब मोड़ दिया जाए, ख्वाह इसकी कीमत कलम मजदूरों को अपनी भूख और महरूमी ही से क्यों ना अदा करना पड़े। यह नाम नहाद तंजीम जिसके तमाम फैसले एक मखसूस माफिया करता है, यह एडवर्टाइजिंग के शोबे की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कैसे हो सकती है। यह सेठों का एक मखसूस माफिया यह हक कैसे रख सकता है कि हुकूमत को डिक्टेट करे कि फलां अखबार को इश्तिहार जारी किया जाए और फलां को नहीं। ये वसाइल किसके हैं, ये पैसा किसका है जिसे ढीला पजामा से लेकर गंजे शकाल तक अपने बाप का माल समझते हैं। ये कौन लोग हैं जो मेरे कलम मजदूर भाइयों के दस्तरखान से रिज़्क उठाकर अपनी तोंदों में भर रहे हैं। ये होते कौन हैं जो ये फैसला करें कि इश्तिहारात
ایک عام اخبار کے بجائے صرف اسی کو ملے گا جو ان کی مجلس ابلیس میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شامل واجہ بھی ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ گنجا شکال کچھ بھی کر لے، یہ اپنی تمام تر شیطانی سوچوں کو ایک جگہ اکٹھی کر کے اس ایک نقطے پر لے آئے کہ قاضی طارق عزیز کی زبان کسی بھی قیمت پر بند کرنی ہے۔ یہ جل ترنگ، یہ ڈیلا پجامہ، یہ چاچا نو بیہتا، سارے کے سارے اپنے گرو گھنٹال ابلیس کو بھی لے آئیں اور خرید کر دکھائیں مجھ بوریا نشین کو۔ کچھ بھی کر لیں، جھوٹے مقدمے قائم کروا لیں یا دھمکی دوں سے کام لے دیکھیں، قاضی طارق آپ کو مردوں کی طرح ہر میدان میں قائم دکھائی دے گا، آپ کے ہر کنڈے کا سامنا بھی کرے گا اور آپ لوگوں کے پول بھی ہر جگہ کھولے گا۔ اپنی آج کی گفتگو کے آخر پر میں ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی نکلیں اور اس گینگ کی قبضہ گیری کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ آپ کو غلام بنا کر آپ کے سارے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے اشتہارات سرکار سے لے کر اخبارات کو دینے ہیں تو پھر یہ کون ہوتے ہیں اس میں اپنی ٹانگ اڑانے والے؟ ان بدماشوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے بچوں کے جائز رزق کو کسی جل طرح کے حکیمی نسخے، نو بیہتا کی ناکام جرتوں، ڈیلا پجامہ کے دھندلے آفتاب یا کسی بےہودہ پیغام کی نظر نہ ہونے دیں۔ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی آواز حکام بالا تک پہنچائیں اور سرکاری وسائل پر سے ان گدوں کا قبضہ ختم کروائیں۔ آخر پر میں جناب پرویز لائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب یہی لوگ ہیں جو ایک مخصوص سیاسی سوچ کو اپنی پالیسی بنا کر آپ اور تحریک انصاف کے خلاف پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ یہ اخبارات کی کوئی ذات تنظیم نہیں ہے بلکہ اس مخصوص مافیا کا ایجنڈا چلانے والے وہ لوگ ہیں جو آپ کا میڈیا ٹرائل ہر روز اپنے چینلز اور اخبارات میں کرتے ہیں۔ انہیں اشتہارات کا ماما بنانے کا سیدھا اور صاف مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے سرکاری وسائل ایک مخصوص سیاسی جماعت کے پروپیگنڈا ونگ کو جاری کر دیے ہیں۔ ان سے بچیے اور میڈیا پالیسی 2020 جیسے ظالمانہ اقدامات کو اپنے کھاتے میں مت ڈالیے۔ یاد رکھیے، یہ وہی پالیسی ہے جو ہزاروں اخبارات اور لاکھوں قلم مزدوروں کے معاشی قتل کا بھیانک منصوبہ ہے۔ امید ہے چودھری پرویز لائی جیسا ورکر دوست قلم مزدوروں کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے اس مخصوص مافیا سے عام ورکر کا رزق محفوظ بنائے گا۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔